हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिशा कारिया और आज मैं यहाँ पे आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर तो नहीं कहूँगी क्योंकि आज हम लोग फॉर अ चेंज चैप्टर नहीं कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है डेवलपमेंट, आपने हमारे चैनल पे ज़रूर देखा होगा, जो कि हमारे चिंतन सर ने कराया है। नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के पहले उस चैप्टर को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके जो सॉल्यूशंस है आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें नहीं दिया हुआ है, बट अगर हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के आंसर्स हमें पता नहीं होगा तो क्या हम जो लिख रहे हैं सही है गलत है, एग्जाम में उसको कैसे लिखना है, कैसे उसको पुट डाउन करना है, कैसे अच्छे मार्क्स हमें स्कोर करना है। क्योंकि हम समझ तो जाते हैं काफ़ी बार, और आप ये चीज़ से ज़रूर अग्री करोगे कि काफ़ी बार हम जो है कंसेप्ट को समझ जाते हैं, बट उसको प्रॉपर वर्ड्स में हमारे पेपर में कैसे लिखना है टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, ये हम नहीं समझ पाते। तो आज हम यही चीज़ करेंगे, पूरी एक्सरसाइज, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे और एंड के जो क्वेश्चंस है थोड़े से ट्रिकी है, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय व्हाट, मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ये दिखाता है कि एक कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है। कौन से फैक्टर से हमें ये पता चलता है? पहला फैक्टर है उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम, दूसरा फैक्टर है उसकी एवरेज लिटरेसी रेट, जिससे हमें पता चलता है हाउ एजुकेटेड द पॉपुलेशन इज। थर्ड फैक्टर है द हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, मतलब जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, उनकी जो हेल्थ कंडीशंस है वो कैसी है, एंड सो ऑन। एंड फोर्थ है कि ऑल ऑफ द अबाउ। अब यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो कि है ऑल ऑफ द अबाउ। बट क्वेश्चन आता है कि मैम ये सही आंसर क्यों है? देखिए, जब हम कंट्री को देखते हैं, अब कंट्री कैसे बनती है तो उनके लोगों से बनती है, तो मुझे पता करना है कि कंट्री कितनी अच्छी है या बुरी है। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि उस कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं उनकी सिचुएशन वहां पे कैसी है। आर दे हैप्पी, आर दे सैटिस्फाइड, आर दे एबल टू फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट्स एक्सेट्रा। तो देखिए, नीड्स एंड वांट्स हमें अगर पूरी करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे भी भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, तो खाना खरीदने के लिए मुझे पैसे लगेंगे, एजुकेशन के लिए पैसे, हेल्थ फैसिलिटीज के पैसे। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसा, अपना सपना, मनी, यस। तो इसीलिए लोगों की इनकम अच्छी होना ज़रूरी है। अब मैं नहीं कहती कि सब लोग अमीर होने चाहिए, बट यहाँ पे कहने का मतलब है कि लोगों की इनकम उतनी होनी चाहिए कि उनकी बेसिक नीड्स वो पूरी कर पाए, राइट। और इसीलिए पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट होता है। बट सिर्फ इनकम, पैसा ज़्यादा है तो ज़िंदगी अच्छी बन गई? नहीं दोस्त, राइट। तो इसीलिए इनकम के साथ साथ एजुकेटेड होना, सो दैट हम सही गलत में फ़र्क समझ पाए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाए, जानकारी ले पाए। उसके अलावा लोगों की हेल्थ, कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, यस, हेल्दी होना ज़रूरी है, न्यूट्रिशियस फूड मिलना, अगर बीमारी हो तो उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ होना ये ज़रूरी है। इसीलिए अगर एक कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें तो ये तीनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, तभी आपका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि है ऑल ऑफ द अबव, राइट। चलिए हम जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज, मतलब इंडिया के जो आजू बाजू के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें से किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। बट यहाँ पे हम परफॉर्मेंस बेटर इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं देख रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट देख रहे हैं। HDI करके जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम देख रहे हैं कि इंडिया की कौन सी नेबरिंग कंट्री ऐसी है जिसमें इंडिया से ज़्यादा अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, राइट। तो इंडिया की कुछ नेबरिंग कंट्रीज में एक है बांग्लादेश, देन वी हैव श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान, राइट। अब इसमें से सही आंसर है श्रीलंका। यस आई नो, ये क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में आया होगा मैम श्रीलंका कैसे, करेंटली तो उनकी जो परिस्थिति है बहुत खराब है। मैं ये मानती हूँ और आप यहाँ पे एकदम सही हो।
राइट, बट ये जो डेटा है हमारे टेक्स्ट बुक्स में पुराना डेटा दिया हुआ है, इसीलिए उस डेटा के हिसाब से बैक देन जब ये डेटा को कैलकुलेट किया गया था, श्रीलंका एक ऐसी कंट्री थी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया से आगे थी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया गया है, तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि मान के चलिए देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री, हाउ मेनी फैमिलीज। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने कहा है कि अज्यूम देयर आर हाउ मेनी फैमिलीज, तो देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री, राइट। और ये फैमिलीज की एवरेज पर कैपिटा इनकम यहाँ पे कितनी है, तो आपकी 5000 रुपीज। मैं एवरेज कह रही हूँ, राइट, कितनी है, तो 5000 रुपीज। अब ये 4 फैमिलीज में से 3 फैमिली की इनकम आपको दी गई है। पहले फैमिली की इनकम है 4000, सेकेंड फैमिली की इनकम है 7000, थर्ड फैमिली की इनकम है 3000। अब सवाल ये है कि फैमिली 4 है, 3 की इनकम गिवन है, तो व्हाट इज द इनकम ऑफ द फोर्थ फैमिली, राइट। ऑप्शन है आपके पास 7500, देन यू हैव 3000, देन यू हैव 2000 एंड 6000। अब यहाँ पे तो कोई तुक्का या कोई चीज नहीं चलेगी, ये थ्योरेटिकल नहीं है, तो हमें इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो आइए साथ में इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे पर कैपिटा इनकम पीसीआई की बात करूँ, तो पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, तो आप कह सकते हो जो टोटल इनकम होती है हम उसको डिवाइड करते हैं बाय व्हाट, तो पॉपुलेशन। अब यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई साहब, बस ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, हाउ डू यू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, राइट। तो यहाँ पे जो मेरी टोटल इनकम है, अगर मुझे चारों फैमिलीज की टोटल इनकम चाहिए, तो मुझे इसमें से 3 फैमिलीज की इनकम गिवन है, राइट। पहले फैमिली की इनकम कितनी है, तो 4000, सेकेंड फैमिली की इनकम कितनी है 7000, थर्ड की 3000 एंड फोर्थ की मुझे नहीं गिवन है, तो मैं उसको यहाँ पे x डिनोट कर रही हूँ। टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो मुझे बोला है 4 फैमिली, दैट इज व्हाई आई विल टेक द टोटल पॉपुलेशन एज 4। पर कैपिटा इनकम एवरेज कितना है, मुझे ऑलरेडी ये क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है यहाँ पे 5000, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर इसको फर्दर सॉल्व करूँ, तो 4000 प्लस 7000 इज 11000, राइट, प्लस 3000, तो इसका आंसर क्या आता है 14000 प्लस x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5000, राइट। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ x कैसे फाइंड आउट करूंगी, बहुत सिंपल है। मुझे अगर 14000 प्लस x डिवाइड बाय 4, उसका आंसर मुझे 5000 चाहिए। तो अब इसको बहुत सिंपल वे में मैं अगर करूँ, अगर मैं इसको बहुत सिंपल वे में करूँ, तो देखिए एक तो टेक्निकल वे है, बता देती हूँ, ये यहाँ पे डिवाइड है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, सो इट विल बी 5000 इंटू 4 इज इक्वल टू 14000 प्लस x, राइट, 5000 इंटू 4, सो दैट विल बी 20000 इज इक्वल टू 14000 प्लस x, राइट। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं 14000 को यहाँ पे लेके जाऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, तो इट विल बी इन अ वे 20000 माइनस 14000 एंड देयरफॉर x क्या होगा, तो इट विल बी 6000, ठीक है। तो मेरा सही आंसर यहाँ पे क्या है, तो यस इट इज 6000। बट मुझे इसको इतना टाइम अगर देना है, ये हार्डली 1 मार्क क्वेश्चन होगा MCQ, इतना टाइम दे दोगे तो पेपर कैसे कंप्लीट होगा। तो बहुत अगर इसको सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको सिंपल तरीके से सिखाना है। 5000, राइट, मुझे एवरेज इनकम चाहिए, 4 फैमिलीज है, ठीक है, ऊपर मुझे 20000 चाहिए, बिकॉज इफ आई डू 20000 डिवाइड बाय 4 तभी तो मुझे 5000 आएगा। अब 20000 में से 14000 ऑलरेडी 3 फैमिलीज की इनकम थी, तो 6000 ऐड करना था, सो 6000 वाज द राइट आंसर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कॉन्फिडेंटली इसको लॉजिकली कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं, फटाफट ऐसे वर्किंग आप यहाँ पे कर सकते हो, बट द राइट आंसर इज 6000। आई रियली होप आपको समझ में आया होगा व्हाई 6000 इज द राइट आंसर। नहीं भी समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए इसको दोबारा करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4।
अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जो हमारी वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने कौन सा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कंसिडर किया था टू क्लासिफाई डिफरेंट कंट्रीज। अब जैसे हम भी कहते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, कुछ डेवलप्ड होती है, कुछ डेवलपिंग होती है, कुछ अंडर डेवलप्ड होती है, राइट। तो वर्ल्ड बैंक ने कौन से फैक्टर को कंसिडर करते हुए, कौन से क्राइटेरिया को कंसिडर करते हुए इन कंट्रीज को यहाँ पे क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर था। अब मैं यहाँ पे अगर वर्ल्ड बैंक की बात करूं, वर्ल्ड बैंक ने हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था इनकम एज अ क्राइटेरिया टू क्लासिफाई द कंट्रीज, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जो एवरेज इनकम है, आप चाहे इसको एवरेज इनकम कहो, चाहे आप इसको पर कैपिटा इनकम कहो, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट करना सीखा, ये दोनों वन एंड द सेम है। तो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम को उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया था टू क्लासिफाई कि ये कंट्री जो है डेवलप्ड है, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड, या आप कह सकते हो हाई इनकम, मॉडरेट इनकम या लो इनकम कंट्री है, राइट। दो इनकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बट येस मैं कहूंगी ओनली फैक्टर नहीं होता टू अंडरस्टैंड हाउ वेल डेवलप्ड अ कंट्री इज, राइट। उसके अलावा जो एवरेज इनकम की अगर मैं बात करूं या पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूं, तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुकी हूं, यहाँ पे वापस बता देती हूं कैसे कैलकुलेट होता है आपका पीसीआई, या आप इसको एवरेज इनकम भी कह सकते हो। प्लीज याद रखिएगा, एवरेज इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इज द सेम। क्वेश्चन में अगर पूछते हैं व्हाट इज एवरेज इनकम, आपका आंसर सेम रहना चाहिए इंक्लूडिंग द फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आपका टोटल इनकम जो भी है, इनकम ऑफ अ कंट्री भी आप इसको कह सकते हो, डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। टोटल इनकम कितना है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो एक इंसान के हिस्से में कितनी इनकम आती है ये यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, राइट। और इसी फैक्टर को वर्ल्ड बैंक ने यूज किया था डिफरेंट कंट्रीज को यहाँ पे क्लासिफाई करने के लिए। बट जैसे हम भी जानते हैं कि इनकम जो है ये ओनली क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट को देखने के लिए, इनकम के अलावा और इम्पोर्टेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए ये जानने के लिए कि क्या एक कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। और इसीलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो हमारा यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इन्होंने कहा कि हम जो वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया है जो कि पर कैपिटा इनकम है, जो वर्ल्ड बैंक कहता है कि पर कैपिटा इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो उनके साथ एग्री नहीं करते थे। और इसीलिए यूएनडीपी ने या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपना डिफरेंट क्राइटेरिया लाया था यहाँ पे टू क्लासिफाई द कंट्री इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। कौन सा था वो डिफरेंट क्राइटेरिया जो यूएनडीपी लेकर आया, राइट। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक ने यूज किया हमें ऑलरेडी पता है, जो कि था पर कैपिटा इनकम। बट जो यूएनडीपी के क्राइटेरिया की बात करें, राइट, तो देखिए यहाँ पे तो वर्ल्ड बैंक का अगर मैं रिपोर्ट देखूं तो वर्ल्ड बैंक ने तो क्लासिफाई कर लिया कि चलो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन 2006, जैसे मैंने श्रीलंका वाले केस में बताया कि आपके टेक्स्ट बुक्स में डेटा थोड़ा सा पुराना है, ज़्यादा पुराना हो गया, हम कहेंगे थोड़ा सा पुराना है। तो 2006 के रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर पर कैपिटा इनकम आपका जो है डॉलर यहाँ पे जो है $10,066 है पर एनम, मतलब पर ईयर, राइट। एनम का मतलब क्या होता है, तो ईयर, ठीक है। तो पर ईयर अगर आपका $10,066 है एंड अबाउ, राइट, मिनिमम इतना होना चाहिए, तो आप एक रिच कंट्री हो या तो एक डेवलप कंट्री हो। ऑन दी अदर हैंड $825 या उससे कम है तो आप लो इनकम कंट्री में आते हो, राइट। लेकिन यूएनडीपी ने क्या कहा कि चलो इनकम तो इम्पोर्टेंट है, हम मानते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास इनकम है तो आप डेवलप्ड हो, आप अपनी सारी नीड्स पूरी कर पा रहे हो, आप खुश हो, आप सिक्योर्ड हो? नहीं। और इसीलिए यूएनडीपी ने कहा कि चलो ठीक है इनकम इज इम्पोर्टेंट, बट इनकम के अलावा एचडीआई जो है, एचडीआई का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, हाउ हैप्पी द पीपल और ह्यूमंस आर इन अ कंट्री,
राइट तो जो HDI की अगर मैं बात करूं तो UNDP क्या कहता है कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या उस कंट्री में रहने वाले लोगों की जिंदगी, हाउ हैप्पी दे हाउ आर दे एबल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमें फैक्टर्स जैसे कि उनकी एजुकेशनल लेवल्स, अब मैं नहीं कहती हूँ कि सब पढ़े लिखे हैं तो कंट्री हैप्पी है, नो, बट आर दे एबल टू फुलफिल देयर एजुकेशन नीड्स, क्या वो पढ़ लिख पा रहे, क्या वो फीस अफोर्ड कर पा रहे, क्या उतनी स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की फैसिलिटीज़ है कि लोग अपना मनचाहा कोर्स कर सके। तो एजुकेशनल लेवल इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन के साथ साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आता है हेल्थ स्टेटस, लोगों की हेल्थ, राइट उनको क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट्स कितना है, क्या उनको न्यूट्रिशियस फूड हेल्प मिल रहा है, राइट तो हेल्थ स्टेटस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हाँ पर कैपिटा हम कंसिडर करेंगे पर कैपिटा इनकम, बट एजुकेशन एंड हेल्थ को भी यहाँ पे UNDP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, राइट सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर UNDP क्योंकि वो एक वाइडर इंडिकेटर है, राइट वाइडर इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ पैसा नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे जो बाकी ज़रूरतों की चीज़ें होती है, बेसिक से बेसिक नीड्स होती है जैसे पढ़ाई लिखाई और हेल्थ फैसिलिटीज़, इनको भी कंसिडर करेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ डेवलप्ड अ कंट्री इज, क्या वो डेवलप्ड है, डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, चलिए जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो कि पूछ रहा है आपको कि हम एवरेजेस क्यों यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एवरेज इनकम को एक फैक्टर यूज़ किया, एवरेज इनकम कहो या पर कैपिटा इनकम, लाइक आई सेड इट इज़ वन एंड द सेम, तो हम एवरेजेस को क्यों यूज़ करते हैं, व्हाई डू वी यूज़ एवरेजेस, और क्या इनकी कोई लिमिटेशन है, अगर हाँ तो प्लीज़ इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए, राइट अब आपसे एग्जाम्पल मांगता ना तो सबसे पहली चीज़ तो समझ जाइएगा भाई लिमिटेशन है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको पता भी होगा लिमिटेशन है। तो चलिए डायरेक्टली जाते हैं हमारे आंसर पे। अब आंसर क्या कहता है कि देखिए हर एक कंट्री की ना, अभी डिफरेंट कंट्रीज है तो उनका जो पॉपुलेशन होता है वो अलग होता है। अब लेटर से देयर आर टू फैमिलीज A एंड B, दोनों की फैमिली इनकम है 10,000 रुपया, तो क्या मैं कहूँगी कि दोनों की लाइफ स्टाइल सेम है? नो, एक फैमिली विद 10,000 इनकम शायद उसमें 2 ही लोग हैं और दूसरे फैमिली में शायद 5 लोग हैं या मे बी 7 लोग हैं, तो दोनों की लाइफस्टाइल तो सेम नहीं हो सकती विद सेम लेवल ऑफ इनकम। तो जो डिफरेंट कंट्रीज है वैसे ही हर कंट्री का डिफरेंट पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन की बात करी तो मुझे तो पता ही, आपको पता होगा इंडिया एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, पॉपुलेशन में हम सेकेंड नंबर पे आते हैं, बट चाइना फर्स्ट पे आता है। तो ऐसे भी कंट्रीज है जिसमें पॉपुलेशन बहुत ही कम है। सो हर एक कंट्री के डिफरेंट पॉपुलेशंस होते हैं, तो हम जो है एवरेज इनकम इसीलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो दो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए एक सोर्स है कि ए कंट्री का इतना एवरेज इनकम है, बी कंट्री का इतना, तो दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सी कम। एक जनरल उसमें स्ट्रैटेजी होती है कि जिस कंट्री की एवरेज इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डेवलप यहाँ पे कंसिडर की जाएगी क्योंकि वहाँ पे लोगों की इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा नीड्स पूरी होती है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकती है एंड गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिल सकता है, राइट। बट इसके कुछ लिमिटेशंस है। हम एवरेजेस यूज़ तो करते हैं बट उस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि एवरेजेस कभी भी आपको एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शंस नहीं दे सकता। कैसे? तो चलिए उसके लिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, राइट। वैसे भी क्वेश्चन में बोला था एग्जाम्पल देने, नहीं दोगे तो मार्क्स कटेंगे। अब यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है हमने उसको एक टेबल फॉर्म में डाला है। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। हाइपोथेटिकल का मतलब है आप यहाँ पे कंट्री A, B, X, Y कुछ भी लिख सकते हो, कोई दो कंट्री के नाम भी लिख सकते हो, 5 पीपल के बदले 7 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो और कोई भी रैंडम नंबर्स उसमें इंक्लूड कर सकते हो, राइट। हमने यहाँ पे कंट्री A ली है, कंट्री B ली है, दोनों में हमने अज्यूम किया है देयर आर 5 पीपल। अब मुझे पता है कोई कंट्री ऐसी नहीं है इसीलिए मैंने कहा कि हमने अज्यूम किया है। तो कंट्री A में देयर आर 5 पीपल, कंट्री B में भी देयर आर 5 पीपल। कंट्री A में 5 पीपल की इनकम है 9,500, 10,500, 9,800, 10,000 एंड 10,200 रेस्पेक्टिवली। कंट्री B में 500, 500, 500, 500 एंड 48,000 रेस्पेक्टिवली।
अगर मैं टेक्निकली ये दोनों का टोटल करूं, आप भी करके मेरे साथ देख सकते हो, तो कंट्री ए की टोटल इनकम भी 50,000 है, कंट्री बी की टोटल इनकम भी 50,000 है, पॉपुलेशन दोनों का सेम है 5। तो यहाँ पे अगर मुझे पर कैपिटा इनकम, या तो आप इसको एवरेज इनकम कह सकते हो, कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था? तो यस, आई नीड द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, राइट? टोटल इनकम बाय क्या? तो टोटल पॉपुलेशन। दोनों की टोटल इनकम एग्जैक्टली सेम आई थी, दैट इज 50,000। दोनों का पॉपुलेशन भी सरप्राइजिंगली सेम है, दैट इज 5। तो यहाँ पे मेरी पीसीआई एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम क्या आएगी? एब्सोल्युटली राइट, दैट विल बी 10,000 रुपीज, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो दोनों का एवरेज जो है एग्जैक्टली सेम है, कितना है? तो 10,000 रुपए। तो ऐसे तो मैं कहूंगी कि दोनों कंट्री में ना सेम एवरेज है, तो दोनों में कोई आगे कोई पीछे नहीं है, दोनों सेम लेवल पे है। हाँ, अभी आप एवरेज इनकम लोगे तो सेम चीज होगी ना, बट अगर थोड़ा गौर से देखो इस टेबल को, कंट्री ए को पहले देखते हैं, ठीक है? कंट्री ए में एक इंसान की इनकम है 9,500, किसी की 10,500, एक की 9,800, एक की 10,000 और एक की 10,200। कहीं ना कहीं सबकी इनकम करीबन करीबन है, मैं नहीं कहूंगी सेम है, बट रिलेटिवली आगे पीछे है। रिच और पुअर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनकम डिस्पैरिटी नहीं है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है कि कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, बट ऐसा नहीं है। बट कंट्री बी में अगर देखा जाए तो 5 नंबर पे जो 5th पर्सन है उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। एक इंसान है जिसके पास ऑलमोस्ट सारा पैसा है और बाकियों के लिए कुछ नहीं बचा, हार्डली समथिंग कि वो अपनी नीड्स पूरी कर सके। तो यहाँ पे इनकम गैप बहुत ज्यादा है, इनकम इनइक्वालिटी है, या आप डिस्पैरिटी इन इनकम इसको कह सकते हो। तो ऐसे केस में अगर मैं HDI कंसेप्ट देखूं जो UNDP ने हमें कहा था, तो इस केस में मैं कहूंगी कि कंट्री ए ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ पे इनकम डिस्पैरिटी नहीं है, इनइक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट करती। और इसीलिए सिर्फ एवरेज इनकम से ये पता नहीं चलता कि कोई कंट्री कितनी ज़्यादा या कितनी कम डेवलप्ड है। एवरेज इनकम यस इम्पोर्टेंट है, बट उसके अलावा बाकी फैक्टर्स जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, इनको भी कंसिडर जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में HDI पे अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया है कि केरला जो हमारा स्टेट है, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है केरला की, भले वो लो है, दे हैव अ लो पर कैपिटा इनकम, बट अगर HDI में देखा जाए ना तो भाई केरला जो है हरियाणा से निकल चुका है आगे। तो पर कैपिटा इनकम में हरियाणा आगे, बट HDI में केरला आगे। तो सवाल ये है कि जो पर कैपिटा इनकम है क्या वो यूजफुल क्राइटेरिया नहीं है? मतलब बेफालतू में हम पर कैपिटा इनकम को कंसिडर करते हैं क्या? क्या हम इसको ना कंसिडर करें टू कंपेयर स्टेट्स? यस और नो। और आप यस बोलो तो आपको सपोर्ट करना है अपने आंसर को कि क्यों भाई आपको यस लगता है, नो कहा तो क्यों नो लगता है। यू हैव टू डिस्कस व्हाई यू फील यस और व्हाई यू फील नो, राइट? तो सबसे पहले अगर हम आंसर की तरफ जाते हैं तो यस हम अग्री करते हैं कि केरला जो है पर कैपिटा इनकम में हरियाणा से पीछे है, थोड़ी सी उसकी पर कैपिटा इनकम लो है। हरियाणा की अगर बात करें तो HDI में केरला आगे है, हरियाणा पीछे है, राइट? सो पर कैपिटा इनकम यहाँ पे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? सो इन दैट केस की हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब भी हम स्टेट्स को कंपेयर करें, चाहे वो स्टेट्स हो या कंट्रीज हो, सिर्फ इनकम के बेसिस पे कंपेयर ना करें। मैं नहीं कह रही हूं कि इनकम को यूज ही मत करो, पर कैपिटा कैलकुलेट ही मत करो। सिर्फ पर कैपिटा इनकम पे स्टेट्स को कंपेयर या डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर नहीं करना चाहिए। इनकम के अलावा जो बाकी फैक्टर्स है, जैसे लोगों की एजुकेशन, हेल्थ,
वेलफेयर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इन फैक्टर्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए जब हम कोई भी स्टेट्स या कंट्री को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, right? So yes, per capita income is not useful here because we need to consider other factors as well. ठीक है, चलिए जाते हैं आगे टू क्वेश्चन नंबर 8, जो कि कह रहा है कि आज के तारीख में, टुडे, एट प्रेजेंट, कौन सी ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो हम इंडिया में यूज करते हैं, राइट? आप अपने आजू बाजू देखोगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी दिखेंगे। और उसके अलावा और एक सवाल है, अब देखिए साइंस है, डेवलपमेंट है, वो तो हमारे देश में होते जा रहा है, जो कि बड़ी खुशी की बात है। तो आज से 50 इयर्स बाद, आफ्टर 5 डिफरेंट डिकेड्स, आपको क्या लगता है और क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हम यूज कर पाएंगे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? आज शायद उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज या यूज नहीं कर पा रहे ड्यू टू डिफरेंट लिमिटेशंस, बट मे बी आज से 50 इयर्स के बाद साइंस उतना डेवलप हो जाएगा, उतना ज्यादा रिसर्च होगा कि हम इन सोर्सेस को भी यूज कर सके। तो 2 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड करोगे, आज क्या यूज कर रहे हैं एंड 50 इयर्स के बाद और क्या आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, राइट? सो सबसे पहले आज की बात करते हैं। आज इंडिया में डिफरेंट चीजें जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, काउ डंग एंड सोलर एनर्जी यूज हो रही है, राइट? बट 50 इयर्स बाद आप क्या और यूज कर पाओगे? तो इसमें सबसे पहले आता है आपका इथेनॉल, उसके बाद आपका बायोडीजल या बायोगैस, राइट? देन न्यूक्लियर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, जिसको हम आज यूज कर रहे हैं बट बहुत कम। क्यों बहुत कम यूज कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में इतने सारे कंस्ट्रक्शंस है, बिल्डिंग्स है जो विंड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और विंड मिल्स को सेटअप करने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए, साथ ही साथ जो एयर फ्लो है बहुत फास्ट चाहिए और उसमें खर्चा बहुत है और उतना वो आउटपुट देता नहीं। बहुत कम ऐसी जगह बची है जहाँ पे बहुत सारी ज़मीन हो, बिल्डिंग्स ना हो और एयर फ्लो कॉन्स्टेंट हो, तो इसीलिए विंड मिल्स को आज हम कम यूज़ कर रहे हैं। बट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट वेज जहाँ पे हम विंड एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करें, राइट? अब ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ें शायद हम लॉजिकली नहीं समझ पाते एट टाइम्स, इनको थोड़ा सा बस याद रखिएगा कि क्या आज हम यूज़ कर रहे हैं और क्या हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, राइट? एंड और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि देखिए फ्यूचर के बारे में हम आज से सोच रहे हैं, बिकॉज ये जो आज हम एनर्जीज यूज़ कर रहे हैं जैसे कि क्रूड ऑयल है या कोल है, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी वी यूज़ कोल, राइट? तो ये जो चीज़ें हैं बेटा कहीं ना कहीं दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एक बार ख़त्म हो गया तो बस एक्सटिंक्ट हो जाएगा और कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। आज हम जितने स्पीड से यूज कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी खत्म होगा। सो वी हैव टू थिंक कि जब ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये एक्सटेंट हो जाएंगे या एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तब क्या? फ्यूचर का तो सोच के चलना होगा एंड दैट इज वाई इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि आज हम क्या यूज करें और फ्यूचर में हम क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सो दैट जो हमारी फ्यूचर जनरेशन हो या हम ही हो फ्यूचर में, हमें ये दिक्कतें ना आए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। वाई इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, पहले भी आया था, अभी भी आ रहा है, आगे भी आएगा। क्यों हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इतना ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हैं? द क्वेश्चन इज वाई। तो देखिए सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आज एट प्रेजेंट जो हमारी ज़रूरतें हैं, अभी जैसे हमें ट्रैवल करना है, ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें फ्यूल चाहिए, अ सोर्स ऑफ एनर्जी। प्यास लगी है तो पानी चाहिए, भूख लगी है तो खाना चाहिए, इंडस्ट्रीज है उसमें बिजली चाहिए मशीन्स को चलाने के लिए, राइट? तो आज जो हमारी डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स है उसको हम पूरा करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, कुछ रिन्यूएबल होता है, कुछ नॉन रिन्यूएबल। तो एक हमारी फ्यूचर जनरेशन को खतरा है कि आज हम रिसोर्सेज को अगर ओवर यूज कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूज कर लेते हैं, तो शायद वो एक्सटेंट हो जाएगा और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हम कुछ बचाएंगे नहीं, कुछ पीछे छोड़ेंगे नहीं जो वो इस्तेमाल कर सके।
और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि आज ही रिसोर्सेज को संभाल कर यूज़ करिए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, राइट। तो ये जो इशू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये आज की तारीख में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है या बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट हुआ था फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि आज जो हमारी ज़रूरत है ना बहुत बढ़ गई है। एंड दुनिया ना आज जो चल रही है इतना फास्ट पेस पे चल रही है, तो रिसोर्सेज भी बहुत स्पीडीली यूज़ हो रहे हैं। कंट्री को डेवलप करने के लिए लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एक्सेट्रा, बट इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। और इसीलिए आज एक बहुत बड़ा खतरा है, हमारे खुद के साइंटिस्ट कहते आ रहे हैं कि अगर यही स्पीड से हम डेवलपमेंट के पीछे भागे, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, तो फ्यूचर जनरेशन को खतरा है। वी विल एक्सटेंड ऑन रिसोर्सेज। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, यहाँ पे जैसे वर्ड यूज़ किया है रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन, मतलब ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करना, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, आगे दिक्कत आ सकती है, बस उसको यूज़ करते जाना अपनी ज़रूरत के लिए पूरा करने। अब मैं नहीं कहती हूँ कि आप इतने यहाँ पे हाई फंडू वो कैब यूज़ करो जैसे रेकलेस, बट आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हो, राइट, यूज़ ऑफ मोर रिसोर्सेज कह सकते हो, चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो फ्यूचर है वो खतरे में है। आज तो हम डेवलप हो रहे हैं, बट कल जब ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाए तब कैसे होंगे, और इसीलिए हमें आगे की सोच के चलना आज बहुत ज़रूरी हो गया है। नहीं करेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी, और इसीलिए येस, सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ इम्पॉर्टेंट टुडे, ठीक है। चलिए इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अब डिपेंड करता है ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। अगर ये एक ब्रीफ क्वेश्चन के तौर पे आया तो आगे भी कुछ हमें लिखने के लिए कंटेंट तो चाहिए ना बॉस, राइट। सो यस, अगर ये ब्रीफ क्वेश्चन के तौर पे आता है तो फर्दर आप इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि आज सस्टेनेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट इशू बन चुका है, क्योंकि रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं। ओवर यूज़ का मतलब क्या होता है? अब देखो, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो रीजनरेट होते हैं, ठीक है, बट अगर हम उसकी कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन से ज़्यादा उसको यूज़ करें, अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, चलो पेड़, हम कहते हैं कि आप पेड़ लगाओ, राइट, ट्री प्लांटेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट मैं अगर 100 पेड़ काट रही हूँ, 10 पेड़ लगा रही हूँ, तो कैसे है? 90% से तो फॉरेस्टेशन कम ही होगा ना, राइट। और इनकी एक रिन्यूएबल कैपेसिटी होती है हर एक रिसोर्स की जो रिन्यूएबल है, बट वो रिन्यूएबल से ज़्यादा हम कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ओवर यूज़ हो गया। अब जैसे अगेन है कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बहुत ही बेहतरीन, पानी, वाटर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है फॉर लाइफ टू सर्वाइव, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कुछ भी हो। बट आज पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे स्टेट्स में जहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये देखा गया है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है 4 मीटर से नीचे चला गया है। ऐसे भी एरियाज है जहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सटिंक्ट हो गया है। अब ग्राउंड वाटर भरने से ज़्यादा तुम उसको खाली करोगे तो वो ख़त्म ही होगा ना, यस। एंड दैट इज़ वाई हमने रिसोर्सेज को ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, रिफिल की जितनी कैपेसिटी है उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए। एंड स्पेशली जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो हमें पता है एक बार ख़त्म तो गए फॉर एवर, उसको तो और संभाल के यूज़ करिए, और इसीलिए सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई होप आप सब बोर नहीं हुए, आई थिंक आई एम श्योर आप नहीं हुए होंगे। तो चलिए फटाफट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि कह रहा है, एक स्टेटमेंट है, द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल, मतलब हमारे पृथ्वी पे उतने रिसोर्सेज है कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो सके, बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन 1%। देखो, ज़रूरतें अलग होती है और लालच अलग है। वो कहता है ना, मेरे पास इतना है काफ़ी है, ऐसा आज कौन कहता है? सो ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये कैसे डेवलपमेंट से हमने यहाँ पे इस चैप्टर में कनेक्ट किया गया है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट जो है वो रिसोर्सेज को लेके है,
अब रिसोर्सेज और डेवलपमेंट जो है ना भाई भाई, यस दे आर हैंड इन हैंड, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं क्या होता है डेवलपमेंट, राइट कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो जहाँ से हमें फूड मिलता है, इन सब चीज़ के लिए हमें कोई ना कोई रिसोर्स लगता है। तो रिसोर्सेज है तो ये चीज़ें होगी तो डेवलपमेंट होगा। सो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जितने ज़्यादा, स्कोप ऑफ डेवलपमेंट उतना यहाँ पे ज़्यादा होगा, राइट। सो ये जो स्टेटमेंट है वही कहता है कि आज हम डेवलप कर रहे हैं, नो डाउट, बट सवाल ये आता है कि फ्यूचर में भी हम डेवलप कर पाएंगे। सो फॉर सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें कि आज जो हम डेवलप हो रहे हैं उसको हम फ्यूचर में भी कंटिन्यू कर पाए, फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज रखें, रिसोर्सेज बचाए, कि ये डेवलपमेंट एक जगह पे जाके रुके नहीं। और यही ये स्टेटमेंट यहाँ पे बता रहा है कि अर्थ में उतने रिसोर्सेज है, कभी हमें उसकी कमी नहीं होगी। एक बस उसका कारण है जिससे कमी हो सकता है, तो लालच। तो रिसोर्सेज को उतना ही यूज करो जितनी उसकी आपको जरूरत है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ऐसे चिल वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जो कहता है कि कुछ हमें से एग्जाम्पल दीजिए ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इसमें आपको कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि डिफाइंड एग्जाम्पल्स ही देने हैं, आप आपकी मर्जी के कुछ भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो। कुछ मैंने यहाँ पे अपने मर्जी के हिसाब से दिए हैं, शायद आप रिलेट कर पाओगे, जैसे कि एयर पोल्यूशन। अब यहाँ पे आप ये डिग्रेडेशन में सिर्फ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन नहीं लिख सकते, आपको उसको फर्दर एक्सप्लेन करना है कि फॉर व्हाट, मतलब क्या कॉज है इस एयर पोल्यूशन का, राइट। तो एयर पोल्यूशन क्यों होता है, एक कारण है इतने सारे ऑटोमोबाइल्स, हमारी फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। देन वैसे ही हमारा वाटर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमारे जो केमिकल्स है, फैक्ट्रीज है, रेसिडेंशियल वेस्ट है, हम उसको वाटर बॉडीज में डंप करते हैं तो वाटर पोल्यूट हो रहा है। उसके अलावा नॉइज पोल्यूशन, अब सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ में रात भर गाड़ियाँ चलती है, ट्रैफिक होता है, इतना हाई हॉन्किंग होता है, फेस्टिवल्स पे इतने सारे लाउड स्पीकर्स बजते हैं, उससे होता है नॉइज पोल्यूशन। आवाज़ नॉइज पोल्यूशन नहीं है, बट एक डेसिबल लिमिट से ज़्यादा का आवाज़, येस इट क्रिएट्स नॉइज पोल्यूशन, राइट। उसके अलावा जो हमारा गार्बेज है, अब पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो ऑब्वियसली वेस्ट और गार्बेज बढ़ेगा, फिर हम उसको यहाँ वहाँ डंप कर देते हैं, कहीं स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे, कॉर्नर्स पे, दैट अगेन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, राइट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। उसके अलावा पीपल यूरिनेटिंग इन ओपन, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ये सारी जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के तरफ पॉइंट आउट करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी लिख सकते हो, जितने ज़्यादा आज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम यूज़ करते हैं, यूज़ एंड थ्रो चीज़ें यूज़ करते हैं, यूजिंग ऑफ प्लास्टिक जो बढ़ रहा है, ये सारे पॉइंट्स भी आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हो। जितने मार्क्स उतने पॉइंट्स लिखोगे तो बेहतर होगा, ठीक है। चलिए जाते हैं हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट के 2 क्वेश्चन, तो ज़रूर यहाँ पे गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, फॉर ईच ऑफ द आइटम्स, जो हमारे नीचे के टेबल में यहाँ पे गिवन है, राइट, इस टेबल में आपको टॉप टू बॉटम कंट्रीज लिखना है। अब टॉप टू बॉटम मतलब क्या, तो जैसे मैं यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट आइटम लेती हूँ, ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, ये आपका मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि दिस इज द फर्स्ट आइटम मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ। सो ग्रॉस नेशनल इनकम में, GNI में, ये कंट्रीज जो यहाँ पे गिवन है, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इसमें फर्स्ट टू लास्ट आपको लिखना है। तो बहुत सिंपल है, जिसका सबसे ज़्यादा इनकम वो फर्स्ट, जिसका सबसे कम वो सेकेंड, दैट्स ऑल, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको GNI के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा GNI तो ऑब्वियसली श्रीलंका दिख रहा है, तो मैंने उसको 1 दे दिया। देन वी हैव नन अदर देन इंडिया, राइट। देन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है 3rd नंबर पे, दैट इज पाकिस्तान, राइट। देन 4th नंबर पे मुझे जो है यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज बांग्लादेश। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ही फर्क है, 76 एंड 61, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देन जो है मुझे 5th नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है म्यांमार, एंड देन लास्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेपाल, राइट। अब वैसे ही मुझे यहाँ पे सेकेंड फैक्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पे करना है, राइट। तो यहाँ पे जो मुझे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ज़्यादा किधर है, राइट। तो मुझे हाईएस्ट जो दिख रहा है दैट इज 77, तो आई विल गिव इट एज 1। उसके बाद जो है 72.6, तो दिस इज 2, 70.8, तो दिस इज 3,
right? Then we have India at 4, then we have Pakistan at 5 and then we have Myanmar at 6. ये एक बार आपने नंबरिंग कर लिया, फिर हर एक फैक्टर पे बस आपको ये कंट्री का जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट एंड लास्ट आपको लिखना है, राइट? मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं लिखना है, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन है, तो वी हैव श्रीलंका। लास्ट कौन है, तो वी हैव नेपाल। यहाँ पे फर्स्ट कौन है, अगेन श्रीलंका। लास्ट कौन है, तो म्यांमार। सेम वी हैव टू डू फॉर मेनी इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड HDI रैंक। मुझे सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे मेंशन करना है, भूलना नहीं, ठीक है? लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी और लेंथी है, तो चलिए फटाफट इसको करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहाँ पे आपके सामने एक टेबल है, ठीक है? ये प्रपोर्शन ऑफ एडल्ट्स बता रहा है बिटवीन 15 to 49 ईयर्स जिनकी BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है इज बिलो नॉर्मल, मतलब इनका जो वेट है जितना रिक्वायर्ड होता है एज पर द हाइट उससे भी कम है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेटर होता है कि इनको मे बी न्यूट्रिशियस फूड वगैरह या प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं मिल रहा है, राइट? ये एक सर्वे हुआ था 2015-16 में, तो ये एक रियल डेटा है आपके सामने। यहाँ पे हमने सिर्फ 3 स्टेट्स लिए हैं, केरला, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। बट यहाँ पे गौर करिए, अगेन आपका जो डिविजन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, राइट? तो मैं अगर देखूँ केरला में जो फीमेल है, फीमेल का BMI का परसेंटेज लो में ज़्यादा है, सेम गोज इन हरियाणा एंड मध्य प्रदेश में, दोनों का इक्वल है, राइट? बट सवाल क्या है वो तो दिखता है ना? पहला सवाल है कि जो न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पीपल इन केरला एंड मध्य प्रदेश है, ये हमारा केरला का न्यूट्रिशन लेवल है, दिस इज अबाउट मध्य प्रदेश, आपको उनको कंपेयर करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन यू गेस वाई अराउंड 1/5 ऑफ पीपल इन द कंट्री आर अंडर नरिश्ड? ये परसेंटेज में है तो रफली 1/5 ऑफ द फिगर आता है 20 and 25, ठीक है? तो अंडर नरिश्ड इवन दो इट इज आर्ग्यूड दैट देयर इज इनफ फूड इन द कंट्री, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। देखिए, इंडिया को कभी भी एग्रीकल्चर या फूड शॉर्टेज की दिक्कत नहीं आई है। रिसेंटली आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन वी हैव सरप्लस ऑफ फूड की हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद भी क्यों माल न्यूट्रिशन होता है, वाई पीपल आर अंडर नरिश्ड, क्यों उनका BMI इंडेक्स कम आता है? दैट इज द क्वेश्चन। चलिए वन बाय वन इसको करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं, जहाँ पे हमें केरला एंड मध्य प्रदेश को कंपेयर करना था न्यूट्रिशन लेवल में। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल अगर देखें तो केरला में सिर्फ 8.5% ऑफ मेल एंड 10% ऑफ फीमेल अंडर न्यूट्रिशन में आते हैं या BMI जिनका कम है, वेरस मध्य प्रदेश में यही रेशियो ज़्यादा है, दैट इज 28 and 28। तो दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो दोनों मेल फीमेल में केरला में जो BMI कम वाले लोग हैं या माल नरिश या अंडर नरिश लोग हैं वो कम है कंपेयर टू मध्य प्रदेश, वेदर वी कंसिडर मेल एंड फीमेल। तो अंडर नरिशमेंट मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, ये हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन का अगर आंसर दिया जाए कि क्यों ऐसा, मतलब हम तो कहते हैं कि बहुत खाना है इंडिया में, फिर क्यों इन लोगों को नहीं मिलता भाई साहब? तो इसका जवाब ये है कि यस, खाना बहुत है फिर भी लोग अंडर नरिश्ड है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले खाना खरीदना पड़ता है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उतनी तक इनकम नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, 0 इनकम तक है, खाना कहाँ से खरीदेंगे? टू सैटिस्फाई योर नीड्स यू नीड मनी। तो उतना पैसा नहीं है कि उतना खाना खरीद सके या उतना न्यूट्रिशियस फूड खरीद सके, राइट? बहुत सारे स्टेट्स में जो PDS है, अब अगेन यहाँ पे PDS क्या होता है, तो PDS का मतलब होता है यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है? वो राशन की दुकान जिसके द्वारा गवर्नमेंट जो है काफ़ी कम दामों में ऐसे लोग जो नहीं इसको मार्केट प्राइस पे अफोर्ड कर पाते उन तक किराना पहुँचाते हैं, ग्रॉसरीज, फूड आइटम्स पहुँचाते हैं। तो बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये PDS ठीक से फंक्शन नहीं करता, तो जो लोग इसको मार्केट प्राइस पे अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। एंड लास्ट है कि एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है बहुत पार्ट्स में ये कम है।
क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, स्कूल नहीं जाते, तो क्या न्यूट्रिशियस फूड है, क्या प्रोटीन, क्या वाइटामिन हमारे लिए ज़रूरत है, नहीं पता होता। तो उनकी डाइट में ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती और इसीलिए भी लोग अंडर नरिश्ड यहाँ पे रह जाते हैं। अब इसके अलावा कोई और पॉइंट भी हो सकता है जो शायद आपको पता हो और मुझे नहीं पता हो। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको लगता है जिसके कारण ये हो सकता है कि लोगों के पास जो है, मतलब इंडिया में इतना खाना होते हुए भी लोग अंडर नरिश्ड है, और कोई पॉइंट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये जो एक्सरसाइज के हमने सॉल्यूशंस किए ये आपको कैसा लगा, और क्या आप चाहोगे कि ये ट्रेंड हम हमारे चैनल पे कंटिन्यू करेंगे, हर चैप्टर के बाद उसकी एक्सरसाइजेस और उसके सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे लेकर हैं। ठीक है, दोबारा ऐसे वीडियोस के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे। टिल देन डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड सी यू सुपर सून। जाने से पहले कमेंट मत भूलिएगा। ठीक है, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।